हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्रोटीन सोल्यूबिलिटी। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहली बात तो सोल्यूबिलिटी होती क्या है, और दूसरी बात कि प्रोटीन सोल्यूबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना, तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक से लेकर के चलेंगे। इससे पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन पर पढ़ा चुका हूँ, मायोग्लोबिन पढ़ा चुका हूँ, अमाइनो एसिड वगैरह पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आई थिंक बायोकेमिस्ट्री की ये 26 या फिर 27 लेक्चर है आपका ये। तो आई होप आपने इससे पिछले के लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ और हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जैसा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सोल्यूबिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन डीनेचर। डिग्रेडेशन और डीनेचर दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, तो क्या अंतर होता है हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग, तब हम जाएंगे एंजाइम पे, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी 3 क्लास होने वाली है एंजाइम तक जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रोटीन सोल्यूबिलिटी क्या होती है। क्या एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ आता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, एग्ज़ाम में से इसमें आता है। ठीक है ना, हम इसी में पढ़ेंगे साल्ट आउट, साल्ट इन। ठीक है ना, साल्ट इन साल्ट आउट कंडीशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का क्या प्रभाव पड़ता है आपकी प्रोटीन के ऊपर, पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा बेसिक से। पहले थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एडवांस के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है जब तक आपको बेसिक नहीं बताऊंगा तब तक आपको एडवांस के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी की, कि सोल्यूबिलिटी है क्या। तो सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट विल डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज़ का घुलना किसी भी आपके सब्सटेंस में, तो वो कहलाती है सोल्यूबिलिटी, कि कितने अमाउंट में कौन चीज़ किस प्रकार से घुल रहा है, वो कहलाती है आपकी सोल्यूबिलिटी। ठीक है ना, ए मेजर्स ऑफ हाउ मच सोल्यूट विल डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना घुल रहा है, कितना उसका अमाउंट है, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी को जो नापा जाता है तो फिर उसको बोलेंगे सोल्यूबिलिटी मेजरमेंट। ठीक है ना, तो अब आपको पता लग गया कि सोल्यूबिलिटी क्या है। बेसिकली एक चीज़ का दूसरे चीज़ में घुलना, ये कहलाता है आपका सोल्यूबिलिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। सेम ऊपर वाला ही यहाँ पर स्लोगन है। ठीक है ना, यानी कि स्टेटमेंट है, तो आप इस बात को याद रखना। द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अफेक्ट इट्स सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, टर्सरी स्ट्रक्चर हो या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इफेक्टिव होती है। ठीक है ना, तो वही हम आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सोल्यूबिलिटी यानी कि प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी इफेक्टिव होती है। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ टर्म आई हैं, जैसे कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेशन क्या होता है। आपको अगर इन टर्म के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी एक्चुअली हम देख चुके हैं अभी कि सोल्यूबिलिटी क्या है। अब हम देखेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन क्या होता है। मैंने वैसे तो अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है, बट कोई नहीं, एक बार दोबारा समझो, क्योंकि कुछ ऐसा होते हैं कि भूल जाते हैं, कुछ मेरे जैसा होते हैं। ठीक है ना, तो अब भूलने की बीमारी होती है हमें, तो इसलिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो देखो, सोल्वेंट आपका क्या होता है, आपने सुना होगा कि वाटर इज ए यूनिसोल्वेंट। सोल्वेंट मतलब आपका वाटर। ठीक है, ये आपका कोई भी बीकर ले लो, ये आपका कोई बीकर है, इसमें आपका सोल्वेंट भरा हुआ है। सोल्वेंट हमारा ये वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को घोलने की क्षमता रखता हो, यानी कि जिसमें कोई चीज़ घुल सकती है। यहाँ पर हमारा तेल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस हो, यहाँ पर हमारा हाइड्रोफोबिक भी, जो चीज़ घोल सके, जो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को घोल सके, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट, ठीक है ना। और वाटर एक कैसा सॉल्वेंट है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो आपको इस बात को याद रखना। मान लो यहाँ पर कोई आपका वाटर है, H2O है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका H2O है। अब यहाँ पर हमें घोलनी है चीनी, ठीक है ना। आप चीनी घोल सकते हो इसमें, या फिर आप इसमें नमक घोल सकते हो, यानी कि NaCl आप इसमें घोल सकते हो, या फिर आप इसमें ग्लूकोज घोल सकते हो, C6H12 आपका। इसके बाद क्या आने वाला है, O6, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी चीनी। तो आप इसमें या तो NaCl घोलो या फिर आप इसमें चीनी घोलो। तो ये दोनों चीज़ जो आपके घुलने वाले हैं, ये दोनों चीज़ जो आपके घुलने वाले हैं, ये कहलाते हैं आपके सोल्यूट। ये क्या कहलाता है, आपके सोल्यूट, ठीक है ना। ये कहलाएंगे आपके सोल्यूट। तो अब अगर हम देखें इन दोनों की रिएक्शन कराएं, तो मान लो ये हमारे पास बीकर था, ये हमारे पास वाटर था, ठीक है, जगह जगह वाटर था। तो अब इससे अटैच हो जाएंगे ये सोल्यूट, ठीक है ना। जो हमारे ये सोल्यूट बने हुए हैं, ठीक है, मान लो ये सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट अब इस वाटर से अटैच हो जाएंगे, यानी कि ये इसमें घुलने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाता है अब सॉल्यूशन। ये क्या बना, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन ने मिलकर के क्या बना लिया, ये इन्होंने बना लिया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या बना लिया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। बट यहाँ पर कितने अमाउंट में इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बॉन्डिंग की है, कितने ये घुले हैं, तो वो बताती है हमें सोल्यूबिलिटी। यानी कि हम नाप सकते हैं कि मान लो कोई वाटर था, वाटर के अंदर हमारे कितने परसेंट चीनी घुली हुई है, या फिर कितने परसेंट नमक घुली हुई है। तो जो बॉन्डिंग होती है उसको बताता है आपका कौन, सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। सोल्यूबिलिटी हमें बेसिकली ये बताता है कि किसी दो सब्सटेंस में हमारा जो है मतलब जो बॉन्ड बना है या फिर नहीं बना है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये था आपका बेसिक नंबर 1। अब देखो बेसिक नंबर 2 पे चलते हैं। बेसिक नंबर 2 आपका मेनली क्या होने वाला है, तो वो देखो, मान लो आपका ये कोई एक बीकर है, ठीक है, बीकर है, इसमें आपका सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, इसमें आपका सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं। तो अब हमें देखना कि सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, और सॉल्वेंट को मैं इसके टर्म दूर से देख लेता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा से देखो कि आपका ये कोई बीकर है, ठीक है ना, कोई भी आपका टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर बीकर ले लो, यहाँ पर आपका सोल्यूट भी है तथा यहाँ पर आपका सॉल्वेंट भी है, ठीक है ना, सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो जब आपकी कभी भी या तो सोल्यूट या तो फिर आपका सोल्यूट या फिर आपका सॉल्वेंट या फिर आपका सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि सोल्यूट की मात्रा भी बढ़ रही है और सॉल्वेंट की मात्रा भी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सोल्यूबिलिटी है वो भी कैसी होगी, वो भी आपकी बढ़ने वाली है, वो भी आपकी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अगर आपका किसी भी मीडियम में, पहला पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको ये, अगर आपका किसी भी मीडियम में सॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, सॉल्वेंट भी बढ़ रहा है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अगर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी यानी कि प्रेसिपिटेशन कम रहेगा। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या भला होती है, तो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। इतनी घबराने वाली बात नहीं है, अभी खाली आप ये बात याद रखना कि आपका किसी भी मीडियम में सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी, उसके बाद पीपीटी आपका घटने वाला है, यानी कि प्रेसिपिटेशन घटने वाला है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो याद रखना, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 1, ठीक है, ये था आपका केस नंबर 1। बट अगर ऐसा हो कि आपका सोल्यूट जो है घटे, ठीक है ना, अब हम इसको सोल्यूट को घटा देंगे और सॉल्वेंट जो है आपका वो बढ़े, सॉल्वेंट आपका बढ़े, तो क्या होने वाला है, तब भी हमारा जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ने वाली है, तब भी सोल्यूबिलिटी हमारी कैसे होने वाली है, बढ़ने वाली। इसे एक्चुअली अपने रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है, जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, यानी कि अगर आपका सोल्यूट मतलब नमक, चीनी, ठीक है, जो घुल रहा है, अगर वो घटेगा और सॉल्वेंट बढ़ेगा, तो आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाली है, ठीक है ना। बट क्या होगा कि आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो घटेगा, ठीक है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि जब आप घर में खीर बनाते हो, तो
आपकी खीर कब ज़्यादा होगी, जब आप चावल ज़्यादा डालोगे जब ज़्यादा होगी, या फिर जब आप दूध या फिर उसमें वाटर डालोगे तब ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोच करके देखो। तो जब हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो लिक्विड चीज़ जो है, चाहे वो मिल्क हो चाहे फिर हमारा वो वाटर हो, ठीक है ना, जब हम उसमें मिल्क ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना, मिल्क ज़्यादा डालेंगे तो हमारा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी वहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि हमारी खीर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, खीर हमारी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे सोल्यूट कम है। सोल्यूट कैसे हैं हमारे, कम है, बट सोल्यूबिलिटी हमारी वहाँ पर ज़्यादा है। सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम होगा। यानी कि अब देखो, आप एक और ढंग से समझो कि आप केवल 50 ग्राम चावल लो, 50 ग्राम चावल लो, 2 किलो लो आप दूध, यानी कि 2 लीटर दूध ले लो। जब आप घोलोगे तो आपको जो है सोल्यूबिलिटी कैसी मिलेगी, सोल्यूबिलिटी आपको ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। बट वहीं पर प्रेसिपिटेशन को आप इस प्रकार समझो कि गाढ़ी खीर और पतली खीर, यानी कि वहाँ पर आपको कैसी मिलेगी, पतली खीर मिलेगी, यानी कि सोल्यूबिलिटी फॉर्म मिलेगी। बट गाढ़ी खीर मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब एक प्रकार के आपके जो है लच्छे बन जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है किसी भी दो मॉलिक्यूल की, और वे आपस में नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन पता हो। तो आपके वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लिक्विड ज़्यादा हो रहा है जबकि गाढ़ापन इतना नहीं आ रहा, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कैसा हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अगर हम वहीं पर अब तीसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर हम सोल्यूट को इंक्रीज कर दें, सोल्यूट को कर दिया हमने इंक्रीज, और जो हमारा सॉल्वेंट है उससे कर दिया हमने डिक्रीज, तब क्या हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, नहीं, तो तब हमारी सोल्यूबिलिटी घटने वाली है। तब क्या होने वाला है, हमारी सोल्यूबिलिटी घटने वाली है, बट वहीं पर हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ने वाला है, यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो इस प्रकार समझो कि अब हमने 1 किलो चावल ले लिए और हमने 500 ग्राम जो है अपना मिल्क ले लिया। तो जब हमने 1 किलो चावल ले लिया, 500 ग्राम मिल्क ले लिया, तो अब बताओ ये अच्छे से सोल्यूबल हो पाएंगे, अच्छे से घुल पाएंगे, तो अच्छे से नहीं घुल पाएंगे, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से हमें गाढ़ा सा देखने को मिलेगा कि चावल मतलब जिस प्रकार से आपके चावल बने हुए होते हैं उसी प्रकार से, बस थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी कि वहाँ पर गाढ़ापन ज़्यादा मिलेगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा मिलेगा, सोल्यूबिलिटी हमारी कम मिलने वाली है, लिक्विड फॉर्म हमारी कम मिलने वाली है। अब जो मैंने ये राइस जो चावल है और चावल की जो हमारी खीर है उसका एक एग्जाम्पल लिया है, इसे सच में मतलब यकीन मान लेना, ये याद करने का एक फॉर्मूला है कि आप इस ढंग से इसको याद रख सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको क्या बात बताई, मैंने आपको 3 बात बताई इसमें, ठीक है ना। पहली बात क्या थी कि आपका जब आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही आपके कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तब आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कैसी होने वाली है, वो बढ़ने वाली है, सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाली है। सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो जो प्रेसिपिटेशन है, तो जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो कैसा होगा, वो आपका घटने वाला है, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि अगर आपका जो आपका सोल्यूट है उसका जो अमाउंट है वो अगर घटेगा, बट सॉल्वेंट आपका बढ़ रहा है, सॉल्वेंट आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी आपकी बढ़ेगी, वो अगर आपकी बढ़ेगी तो जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी हमारा घटेगा, तब हमारा घटेगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि देखो अगर हमारा जो हमारा सोल्यूट है वो अगर बढ़ रहा है, वो अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, बट इसी के साथ साथ जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा कि सोल्यूबिलिटी जो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो घटने वाली है। सोल्यूबिलिटी घटेगी तो आपका प्रेसिपिटेशन जो रहेगा, जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ने वाला है, वो कैसा होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 4 और कंडीशन ले लो कि जब आपका मान लो सोल्यूट भी घट रहा है, ठीक है, और आपका सॉल्वेंट भी घट रहा है, तो सोल्यूबिलिटी दोबारा से कैसी होगी, सोल्यूबिलिटी हमारी फिर घटेगी, यानी कि इस कंडीशन में भी जो हमारा पीपीटी है यानी कि प्रेसिपिटेशन है वो हमारा कैसा होने वाला है,
इंक्रीज होने वाला है, वो हमारा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चारों बातें ध्यान रखनी है, आपको ये चारों बातें जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब आगे चलते हैं और थोड़ा और बेसिक जान लेते हैं। ठीक है ना, अभी हम बेसिक ही चल रहे हैं, बेसिक ही सीख रहे हैं। तो मैंने एक आपको बताया था पीएच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट बताया था, वो पीएच का कॉन्सेप्ट आई होप आपकी याद हो। पीएच का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपका पीएच, ठीक है, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि अगर आपका पीएच ज़्यादा हो रहा है यानी कि पीएच इंक्रीज हो रहा है तो आपका हाइड्रोजन कैसा होने वाला है, हाइड्रोजन आपका यानी कि हाइड्रोजन आपका डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन डिक्रीज होने वाला है। हाइड्रोजन डिक्रीज होगा तो कैसी फॉर्म बनाएगा, ये बनाएगा आपका डी प्रोटीनेटेड फॉर्म। ये कैसी फॉर्म बनाएगा, डी प्रोटीनेटेड फॉर्म। अगर ये डी प्रोटीनेटेड फॉर्म बना रहा है तब इस पर चार्ज कैसा आने वाला है, निगेटिव चार्ज। तब इस पर चार्ज कैसा आने वाला है, निगेटिव चार्ज। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था। अगर इसके बाद हमारा पीएच जो हमारा पीएच है वो अगर लेस हो रहा है मतलब घट रहा है तो वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन आयन हमारे इंक्रीज होंगे वहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद ये कंडीशन कैसी कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी प्रोटोनेटेड फॉर्म। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, और इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। बट एक कंडीशन आपकी ऐसी आती है जहाँ पर जो आपका पीएच होता है, जो आपका पीएच होता है वो इक्वल होता है किसके, आपका पीआई के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं कि यहाँ पर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। नेट चार्ज कैसा होने वाला है, वो होने वाला आपका जीरो। यानी कि इस पे जो आपका पीएच बराबर पीआई हो गया तो यहाँ पर आपका नेट चार्ज कैसा हो गया, वो हो गया आपका जीरो। ठीक है ना, अगर देखो अब इतना तो आपकी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कि आपका एक और टर्म, अगर आपका जो पीएच है, ठीक है ना, जो पीएच है वो मोर देन पीआई है, मोर देन पीआई है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपकी कैसी कंडीशन आने वाली है, बेसिक कंडीशन आने वाली है, बेसिक कंडीशन आने वाली है। ठीक है ना, बेसिक कंडीशन आने वाली है, ये मैं आपको अमाइनो एसिड में बता चुका हूँ। ठीक है ना, अगर बेसिक कंडीशन आएगी यानी कि हाइड्रोजन कम है तब हम इसे कह सकते हैं कि ये वाली फॉर्म है हमारी, तो तब ये वाली फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखो पीएच बढ़ रहा है हमारा। बट एक कंडीशन हमारी एक और आती है कि अगर हमारा पीएच लेस देन हो पीआई से, लेस देन हो पीआई से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एसिड कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड कंडीशन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा पीएच घटेगा, यहाँ पर हमारा पीएच घटेगा। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आपकी। ठीक है ना, तो ये वाली ये कंडीशन है। तो देखो, तो अब याद रखना कि अगर हमारा पीएच इंक्रीज हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे यानी कि डीप्रोटोनेटेड चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और ये कब होता है, जब आपका पीएच मोर देन पीआई होता है, मोर देन पीआई होता है। पीआई क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। ठीक है ना, इसके बाद अगर पीएच लेस देन है, पीएच कम है, तो हाइड्रोजन कैसे होने वाले हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा होने वाले हैं। हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे यानी कि प्रोटोनेटेड फॉर्म बनेगा, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और इस कंडीशन को हम एसिड भी बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है, पीएच लेस देन पीआई होने वाला है, यानी कि यहाँ पर पीआई ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर इतना किसी को समझ में ना आया हो तो बता दो, क्योंकि देखो सिंपल सा था। देखो थोड़ी जो राइटिंग है, मेरी राइटिंग सुधारने में टाइम लगेगा, या तो पेन टैब हो, पेन टैब मेरा आ नहीं रहा, पता नहीं जाना कहाँ रुका हुआ है। इसके बाद मुझे माउस से ही करना पड़ रहा है, तो आपको ये गंदी राइटिंग के साथ ही थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो समझना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये दो मैंने, एक तो सॉल्यूशन वाला बताया और पीएच वाला बताया। इतना ध्यान में अगर मतलब इतना ध्यान में रखना और इसका बार बार रिवीजन करना। ठीक है, अगर आपकी समझ में इतना आया है तो देखो अब बढ़ते हैं अपना आगे। तो ये हम कवर कर चुके थे, सोल्यूबिलिटी भी देख चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या है। देखो ये लेक्चर है तो सिंपल सा, अगर मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने में 6 से 7 मिनट का लेक्चर मैं पढ़ा करके निकल जाऊंगा, लेकिन उस बात से कोई फ़ायदा नहीं कि आपके कुछ समझ में ना आए। इसलिए थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ जो यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। ठीक है ना, तो थोड़ा लेक्चर आपका लंबा जाएगा
बट आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखो अब सोल्यूबिलिटी का आप मतलब समझ गए होंगे कि किसी चीज़ का हमारा घुलना, ठीक है, कि किसी चीज़ का घुलना हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता लगी। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ये अमाइनो एसिड में बता रखा था कि अगर पीएच मोर देन पीआई है, यानी कि ये पीएच लेस देन पीआई है, तो हमारा कैसा होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन के नाम से भी जानते हैं। कैटायन मतलब करोड़पति, कैटायन मतलब करोड़पति, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। जबकि जो अगर हमारा पीएच लेस देन पीआई है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारा एनायन कंडीशन, सॉरी पीएच अगर मोर देन पीआई है तो ये कैसी कंडीशन होने वाली है, एनायन कंडीशन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जबकि एक और कंडीशन होती है जहाँ पर हमारा पीएच इक्वल टू पीआई होता है, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन फॉर्म, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन फॉर्म। मैं याद करो अपना अमाइनो एसिड में आपको ये बता चुका हूँ, भूलना कुछ नहीं है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना आपको। तो देखो द पीएच एट विच द प्रोटीन हैज जीरो नेट चार्ज, यहाँ पर आपका कैसा नेट चार्ज आने वाला है, जीरो नेट चार्ज, क्योंकि पीएच बराबर पीआई इज रेफर टू एज ए आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक्चुअली अब तक मैंने जितना पढ़ा है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं और इस कंडीशन को हम एम्फोटेरिक नेचर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी पाया जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी आपका पाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात पता लगी, बहुत अच्छी बात है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बेसिकली मेन अपने टॉपिक पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम देख चुके हैं कि सोल्यूबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सोलवेंट, इट्स कॉल्ड सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अफेक्टेड इट्स सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, यानी जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसकी सोल्यूबिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और 3D स्ट्रक्चर कैसी है, बायोलॉजिकल एक्टिव है, और अगर वो बायोलॉजिकल एक्टिव है, अगर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो यानी कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अब देखो इसके बाद साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हैव मोस्टली हाइड्रोफोबिक पोलर, गलत बात। यो देखो यहाँ पर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक नहीं है, यहाँ पर है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन हैव मोस्टली हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर अमाइनो एसिड ऑन देयर सरफेस एंड आर देयरफॉर वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल, विथ मोर हाइड्रोफोबिक ग्रुप लोकेटेड ऑन द इंटेरियर, जो आपके अंदर की ओर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, शेल्टर्ड फ्रॉम द एक्वायर्स एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है इसका वो समझो, ठीक है ना। मान लो ये कोई आपका वीकर है, ठीक है, वीकर है, अब हमने इसमें कोई प्रोटीन डाल दी, इस प्रकार से हमने क्या डाल दी है, प्रोटीन कोई भी इसमें डाल दी, ठीक है ना। तो देखो जो अब इसकी इस प्रोटीन की जो सरफेस पर पाए जाएंगे, जितने भी अमाइनो एसिड इसकी सरफेस पर पाए जाएंगे, वे अमाइनो एसिड सब कैसे होने वाले हैं, उनका नेचर होने वाला है आपका हाइड्रोफिलिक। उनका नेचर सबका कैसा होने वाला है, ये होने वाले हैं आपके हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी कि जो वाटर से लव करते हो। और जो बीच में जो अंदर की साइड बिल्कुल एकदम कोर साइड में पाए जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन से अमाइनो एसिड होने वाले हैं, तो यहाँ पर होने वाले आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। एक्चुअली मैं दोबारा से लिख दूँ इसको, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो जो भी मान लो ये कोई आपका वाटर था, वाटर के अंदर हमने प्रोटीन डाली, तो प्रोटीन के जो सरफेस पे थे, जो प्रोटीन के सरफेस पे थे, वे कैसे थे हमारे हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वे वाटर लविंग है, ठीक है ना। बट जो हमारे कोर पार्ट में पाए जा रहे हैं वे कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक। क्यों, क्योंकि वे वाटर से जो है रिपल कर रहे हैं, वाटर से एक प्रकार से वे डर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आपके कौन से होते हैं, गैबली, PMR, इसके बाद बाइफ, ठीक है ना, गैबलीपुरम बाइफ, ऐसे ही मैंने आपको कोड बता रखा है। इसलिए अगर देखो आप अगर भूल रहे हो
तो जब मैं पढ़ता था मैंने भी 2 से 3 बार लेक्चर देखे, ठीक है ना, 2 से 3 बार पढ़ता था, उनको फिर रिवाइज करना, रिकॉल करना। ऑलमोस्ट ये समझो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो जैसे कि एनसीईआरटी है, तो कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जो 2 बार में या 3 बार में पढ़ के एनसीईआरटी को पूरी समझ ले। एनसीईआरटी पढ़नी है मतलब कि आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन रिकॉल करना पड़ेगा, रिवीजन रिकॉल करना पड़ेगा एक एक लाइन को समझने के लिए। एनसीईआरटी की जो 12th 11th की एनसीईआरटी होती है, एक एक लाइन को समझने के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी है कॉन्सेप्ट। हो सकता है आप बायोकेमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार ये टर्म सुन रहे हो, तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार देखना पड़ेगा। हो सकता हो मैं जो बता रहा हूँ आप ये भूल गए हो कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो ये गाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि सीएसआईआर आसान नहीं होता, सीएसआईआर आसान नहीं होता, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम में से होता है, ठीक है ना। इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है आपका सीएसआईआर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आई होप आपको अब इस जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन की सरफेस पर क्या कौन से अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, आपके सरफेस है उस पर कैसा अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, हाइड्रोफिलिक, और जो आपका कोर है उसमें कैसा अमाइनो एसिड पाए जा रहा है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बता देना। अभी देखो मेनली आपके 3 ही स्टेटमेंट हुए, एक ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, एक आपका ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब थोड़ा इन पॉइंटों को भी समझ लेते हैं कि ईच प्रोटीन हैज ए डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूबिलिटी इन अ डिफाइंड एनवायरनमेंट एंड चेंज टू दोज कंडीशन लाइक बफर सॉल्वेंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोटीन होती है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन द एनवायरनमेंट में, ठीक है। बट वहाँ पर भी जो आपका अगर थोड़ा बहुत भी बफर में या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या फिर पीएच में, आयनिक स्ट्रेंथ या फिर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव आया, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी बदलाव आया, तब इसकी जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपकी प्रोटीन की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी, ठीक है ना। कैन कॉज प्रोटीन टू लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या होने वाला है कि देखो अगर प्रोटीन के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आया तो हो सकता है कि जो आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म हो जाए, ठीक है ना। डीफॉर्म हो जाएगी तो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहेगा, प्रोटीन किसी काम का नहीं रहेगा तो प्रेसिपिटेट होकर के आउट हो जाएगा। मतलब क्या है देखो, अब देखो मतलब समझो इसका, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मान लो आपकी कोई भी एक प्रोटीन थी जो कि इस फॉर्म में थी, प्रोटीन इस फॉर्म में थी, ठीक है ना। अब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, हालांकि हम इसे आगे देखने वाले हैं बट अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ तो ये अपनी नेटिव फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये नेटिव फॉर्म में कैसे आ गई आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये अपनी नेटिव फॉर्म में आ गई। अब आपको पता है अमाइनो एसिड, यानी कि ये क्या है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब यहाँ पर ये कैसे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड के थ्रू। जब ये अमाइनो एसिड के थ्रू बने हुए हैं तो इन पर मतलब चार्ज है। मान लो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ से आपका कोई भी बेसिक अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी बेसिक अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर कोई भी चार्ज थे। अब चार्ज होने के बाद भी अब यहाँ पर तो एक अच्छे मैनर यानी गुड मैनर में जुड़ी हुई थी, यानी कि अपने जो है ओरिजिनल स्टेट में थी। बट यहाँ पर ये मतलब अपने नेटिव फॉर्म में आई। अब नेटिव फॉर्म में आने के बाद ये जब दोबारा जुड़ेगी, जब ये दोबारा जुड़ेगी तो वो सही वाली फॉर्म नहीं बना पाएगी जो पहले थी। यानी कि अगर अब जुड़ेगी तो जुड़ने के बाद जो इसकी पहली फॉर्म थी उस फॉर्म में नहीं पहुंच पाएगी, उस फॉर्म में ये नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हाँ जुड़ जाएगी दोबारा से। अब ये जुड़ क्यों जाएगी, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में ज्वाइंट होंगे, और जब आपस में ज्वाइंट होंगे तो यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट टाइप का बना लेंगे, प्रेसिपिटेट टाइप का बना लेंगे। यानी कि आप इतना समझ सकते हो कि पहला जो था ये गुड बॉय था, यानी कि अच्छा बॉय था, अच्छा लड़का था, लेकिन इस पर पड़ा स्ट्रेस, इस पर पड़ा घर वालों का स्ट्रेस कि बेटा तुझे जॉब करनी है, लोग बागों ने इतना कुछ कर लिया, लोग बागों ने घर बना लिए, किसी ने कुछ कर लिया, तेरी एज निकली जा रही है, कुछ और हो रहा है, तो इसके पास आया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आने के बाद इस बच्चे ने क्या काम किया कि भाई चलो जैसा होगा देखी जाएगी, ठीक है, काम तो करना है, काम करना है, काम इसने कर लिया, लेकिन फ्यूचर इसने बर्बाद कर लिया अपना।
क्योंकि इसने जो है भाई काम करा, लेकिन वो काम कहाँ पर करा, गलत काम कर लिया, कोई उल्टा सीधा काम कर लिया। तो जो है इसने जो है काम तो जरूर करा, तो ये क्या हो गया, ये अब गलत काम करके फंस गया, यानी कि इसने बना लिया भैया प्रेसिपिटेट अपना, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि कैन कोज प्रोटीन टू लूज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यानी कि जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो लूज हो जाती है, लूज होने के बाद प्रेसिपिटेट बनता है और किस्सा खत्म, कहानी खत्म इसकी, ठीक है ना। तो अभी तक इतना ही था। ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ओरिजिनल बात बता दी आपकी, है ना, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन सोल्यूबिलिटी, यानी कि सोल्यूबिलिटी, जो प्रोटीन सोल्यूबिलिटी है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो प्रभावित होती है किससे, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी, और इंट्रिंसिक यानी कि अंदर के फैक्टरों से, ठीक है ना। तो जो बाहर के फैक्टर होते हैं बेबी प्रोटीन सोल्यूबिलिटी को इन्फेक्ट करते हैं, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं बेबी प्रोटीन सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोटीन सोल्यूबिलिटी इंक्लूड, जो आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उसमें आपके कौन कौन से होते हैं, पीएच, ठीक है ना, पीएच होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होती है, टेम्परेचर होता है, और द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्वेंट एडिटिव्स। ये वेरियस सॉल्वेंट एडिटिव्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, जैसा डीएमएसओ हो गया। क्या होता है डीएमएसओ, हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या आता है कि द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोटीन सोल्यूबिलिटी आर डिफाइंड प्राइमरीली बाय द अमाइनो एसिड ऑन द प्रोटीन सरफेस, यानी कि जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है सबसे पहले जो प्रोटीन इफेक्टिव होती है वो प्रोटीन सरफेस से होती है, ठीक ना, प्रोटीन सरफेस से होती है। और प्रोटीन सरफेस में कौन से आपके अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आ गई। तो अब हमें 1 बाय 1 यही पढ़ना कि पीएच कैसे इफेक्ट करता है, आयनिक स्ट्रेंथ कैसे करता है, टेम्परेचर कैसे करता है, और कोई भी सॉल्वेंट कैसे करता है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा और तेज बढ़ते हैं आगे, तो पढ़ लेते हैं पहले पीएच को, पहले पढ़ लेते हैं पीएच को। मैंने आपको बताया है कि अगर पीएच बराबर पीआई हो, पीएच बराबर पीआई हो, यानी कि आपको पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन बराबर होंगे, कंडीशन आपकी कैसे होने वाली है, न्यूट्रल, कंडीशन कैसे होने वाली है, न्यूट्रल। जबकि अगर आपका पीएच हाई है पीआई से, पीएच हाई है पीआई से, तो कंडीशन आपकी कैसे होने वाली है, तब कंडीशन आपकी होने वाली है बेसिक, तब कंडीशन आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब कंडीशन होने वाली है आपकी बेसिक, ठीक है। और अगर बेसिक कंडीशन रहेगी तो आपका क्या होगा, डी प्रोटोनेटेड, तो आपका क्या होगा, डी प्रोटोनेटेड होने वाला है। बट अगर आपकी कंडीशन है कि पीएच लेस, मतलब पीएच कम है पीआई से, यानी कि पीआई ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर पीआई कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कंडीशन आपकी कैसे होने वाली है, एसिड, कंडीशन आपकी एसिड होने वाला है, और ये बनाएगी पी, ये बनाएगी पी यानी कि प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो अब आप बीडी याद रख सकते हो, अगर पीएच हाई हो रहा है तो आपकी बीडी बनने वाली है, और अगर पीआई हाई हो रहा है तो आपकी एपी बनने वाली है, ठीक है ना, एपी बनने वाली है। तो आप इन टर्म को मत भूलना, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि प्रोटीन मस्ट हैव ए नेट चार्ज इन ऑर्डर टू बी सोल्यूबल इन द वाटर, यानी कि प्रोटीन के पास जब जो प्रोटीन होती है आपकी, कोई भी नेट चार्ज होता है, कोई सब या तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो एक नेट चार्ज होता है, ठीक है ना। अगर नेट चार्ज है ठीक है, अगर नेट चार्ज नहीं है तब इसका मतलब जो है आप जो प्रोटीन है वो कैसी है, वो आपकी आइसो इलेक्ट्रिकल प्रोटीन है, यानी कि न्यूट्रल प्रोटीन है, ठीक है। एट द आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट व्हेन द नेट चार्ज इज जीरो, यानी कि जीरो हो जाएगा जब आपका pH बराबर PI होगा, तो नेट चार्ज आपका जीरो होने वाला है। दिस प्रोटीन विल बी प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन आपका किस में हो रहा है, जब आपका नेट चार्ज जीरो हो, जब आपका नेट चार्ज जीरो हो। तो अब आपका इसका मतलब क्या है कि देखो भैया, जब आपका pH बराबर PI हो
तब हमें मिलने वाला है प्रेसिपिटेशन, तब हमें मिलने वाला है प्रेसिपिटेशन। और मैंने आपको बताया था अगर प्रेसिपिटेशन हाई है तो सोल्यूबिलिटी कैसे होने वाली है, लो होने वाली है, सोल्यूबिलिटी लो होने वाली है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपकी सोल्यूबिलिटी नहीं पाई जाएगी। इस कंडीशन में कोई भी सोल्यूबिलिटी आपकी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। देखो इस वाले डायग्राम में समझो कि आपका कोई भी वो मीडियम था, मीडियम के अंदर कोई सी भी प्रोटीन रखी हुई है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी दिख रहे होंगे, निगेटिव साइन भी दिख रहे होंगे, तो ये आपस में ही इन्होंने ज्वाइंट करा, ज्वाइंट होने के बाद आपस में इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद सेडिमेंटेशन कर दिया, यानी कि पैलेट में चलेगा, यानी कि नीचे बैठ गए, एक प्रकार से प्रेसिपिटेशन बना लिया इन्होंने, प्रेसिपिटेशन बना लिया। अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखो इस पॉजिटिव ने अपना इससे बाइंडिंग कर ली, इस पॉजिटिव ने इससे बाइंड कर ली, इसने इससे बाइंड कर ली, यानी कि ये अपनी अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन बना लिया, तो यानी कि अब ये सोल्यूबिलिटी किसी से कर ही नहीं सकते, ठीक है, इतना समझ में आई। इसके बाद क्या होने वाला कि अगर pH मोर देन पीआई है, pH मोर देन आपका पीआई है, तो बेसिक कंडीशन होने वाली है, बेसिक कंडीशन होने वाली है, तो चार्ज कैसा, निगेटिव, चार्ज होगा आपका निगेटिव। देखो अब यहाँ पर प्रोटीन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव, यानी कि ये अब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से आपके बाइंड हो सकते हैं। सही बात है, किसी दूसरे भी मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि सब जगह नेगेटिव नेगेटिव है। अगर कोई हम ऐसा डालें कि इसमें पॉजिटिव, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल डालें तो उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ सोल्यूबिलिटी बना सकते हैं, यानी कि बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होने वाली है, सोल्यूबिलिटी हाई होने वाली है। देखो सोल्यूबिलिटी यहाँ पर हाई होने वाली, बहुत अच्छी बात है। बट तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका pH लेस देन पीआई है, यानी कि पीआई यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पीआई ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एसिडिक कंडीशन आ गई, एसिडिक कंडीशन आ गई, तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव, चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जो कि हमें कहाँ पर दिखा रहा है, ये वाला डायग्राम हमारा है, यानी कि यहाँ पर देखो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अगर हम इस मीडियम में कोई ऐसा सॉल्यूशन डालें जिसके पास चार्ज नेगेटिव हो, जिसके पास चार्ज नेगेटिव हो, तो बाइंडिंग हमारी होने वाली है या नहीं, आप ही बताओ। बाइंडिंग हमारी होएगी, ठीक है ना। बाइंडिंग जब होएगी तो यानी कि सोल्यूबिलिटी होने वाली है। और सोल्यूबिलिटी क्या है कि किसी दो चीज़ का मिलना ही तो हमारा सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, किसी दो चीज़ का मिलना ही तो हमारा सोल्यूबिलिटी है। तो हमारे यानी कि अगर हमारा pH या तो pH ज़्यादा हो या फिर हमारा pI ज़्यादा हो, तो इन दोनों कंडीशन में हमारी सोल्यूबिलिटी होगी। जबकि हमारी सोल्यूबिलिटी कहाँ पर नहीं मिल रही, हमें वहाँ पर नहीं मिली जहाँ पर हमारा pH pI के बराबर हो, यानी कि चार्ज हमारे दोनों सेम हो, चार्ज हमारे दोनों का से हो, सेम हो, ठीक है ना। तो देखो अभी सब थोड़ा और पढ़ लो कि एक्ट pH वैल्यू अबव द आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट द प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या है कि pH बराबर पीआई हो रहा है, pH बराबर पीआई हो रहा है, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट बनने हैं। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक्ट pH वैल्यू बिलो, यानी बिलो है द आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, यानी कि यहाँ पर पीआई ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, पीआई ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तीनों अब आपके समझ में आ गए होंगे, ये डायग्राम, ठीक है, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। आपसे एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाएगा कि बताइए सोल्यूबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, आपको ये तीनों कंडीशन दे देगा, तीनों कंडीशन दे देगा उठा करके, और पूछ लेगा कि सोल्यूबिलिटी का कहाँ पर ज़्यादा होगी या फिर प्रेसिपिटेशन कहाँ पर ज़्यादा हो गया। अब देखो इन दोनों कंडीशन में क्या है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो वेरी ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन कैसा होने वाला है, आप ही बताओ कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कैसा होने वाला है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन लेस होने वाला है, वो भी दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में नहीं, दोनों कंडीशन में, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में तो हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल दिखाया। अब देखो ये डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम बताने वाला हूँ कि पैराबोलिक कौन से होते हैं, हाइपरबोलिक कौन से होते हैं आपके, ठीक है ना, एक्सट्रीमली कौन से होते हैं, काफ़ी टाइप के आपके डायग्राम होते हैं। तो जब हम एंजाइम्स पढ़ेंगे हम उसमें डिफरेंट टाइप के
जो है ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ भी, क्योंकि आपको आप देखते होंगे जब भी आप CSIR का जब कभी भी पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको अधिकतर उसमें ग्राफ देखने को मिलते होंगे, तो आपको ग्राफ का पता जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंजाइम्स में आपके भर के ग्राफ आने वाले हैं, तो वहीं पर हम भर के जितने भी आपके ग्राफ होते हैं जो आपने आज से पहले भी नहीं देखे, ठीक है ना, आई कैन वेट यू विल नॉट सीन दे ग्राफ, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम ग्राफ देखने वाले, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाया कि बीटा लैक्टोग्लोबिन है हमारे पास, ठीक है ना। जब वहाँ पर पीआई वैल्यू थी, जब वहाँ पर उसकी पीआई वैल्यू पीएच वैल्यू से सेम थी, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आ रहा है हमारा, नीचे की साइड में आ रहा है, नीचे की साइड में आ रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है, देखो सोल्यूबिलिटी यहाँ पर कैसा है, ये सोल्यूबिलिटी है इधर के मैनर में, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी हमारी कैसी है, सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज है। बट वहीं पर अगर जब हमारा कभी भी जब हमारा जो है पीएच या तो पीएच कभी हाई हो रहा है या फिर हमारा पीआई हाई हो रहा है, तो हमारी सोल्यूबिलिटी कैसी हो रही है, सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी कैसी हो रही है, सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में आया होगा, एक्चुअली मुझसे एक बटन दब गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो सब मिट गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब आपकी समझ में ये ग्राफ आया होगा कि देखो सोल्यूबिलिटी हमारी जब हमारा या तो पीएच लेस है या फिर हमारा पीएच ज़्यादा है, ठीक है ना, तब हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। बट जब हमारा पीएच हमारा कैसा था, पीआई के बराबर था, तब हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो हमारी सोल्यूबिलिटी सैचुरेटेड थी, यानी कि स्थिर थी, ठीक है। तो अब प्रोटीन सोल्यूबिलिटी पर कैसा पीएच का इफेक्ट पड़ता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरे पर चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ और है, सेम वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया हुआ है, सेम वही है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ भी सेम है आपका, ठीक है ना, ग्राफ भी सेम है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि सोल्यूबिलिटी, प्रोटीन सोल्यूबिलिटी पर, ठीक है ना, कि सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद टेम्परेचर बिटवीन 0 to 40, मतलब 40 से 15 तक, 50 डिग्री सी तक, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी होती है, प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी आपकी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है, यानी कि टेम्परेचर समानुपाती होता है आपके सोल्यूबिलिटी के, ठीक है ना। टेम्परेचर इज ए प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो देखो अब आगे देख लेते हैं, एट द टेम्परेचर हायर देन 40 to 50 डिग्री सी द सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज लेस देन दैट ऑफ नेटिव प्रोटीन। यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा चला गया तब हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर एक हद तक बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर एक हद तक बढ़ना चाहिए, इसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा यानी कि हमारी प्रोटीन ख़त्म, ठीक है। बट अगर हमारा टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री तक बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगी, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। अभी डायग्राम की सहायता से देखने वाले हैं। इसके बाद द हीट ट्रीटमेंट एंड प्रोटीन डीनेचर कोज ए मार्क्ड एंड इरिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ प्रोटीन सोल्यूबिलिटी। क्या मतलब होता है, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि देखो जो आपका जो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन आपका मोर देन, अगर टेम्परेचर आपका 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया, यानी कि प्रोटीन एक बार बेकार हो गई तो उस प्रोटीन को हम सही नहीं कर सकते, यानी कि कंडीशन कैसे चला जाएगी आपकी, इरिवर्सिबल आ जाएगी, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल मोशन आल्सो इंक्रीज दैट लीड टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। यानी कि इसका मतलब क्या है वो देख लो भाई, हमारे पास कोई भी करता है, ठीक है, हमने इसमें प्रोटीन डाल दी, ठीक है, ये प्रोटीन है, जब हमने इसमें प्रोटीन डाल दिया, अब इसमें हमने लगा दी आग, ठीक है ना, अब हमने इसमें क्या लगा दी, आग, यानी कि इसमें हमने हॉट करा, हॉट करने के बाद ये क्या होगा कि जो आपकी ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कुछ इस प्रकार से आपकी खुलने स्टार्ट हो जाएगी, इस प्रकार से खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी बॉन्ड हैं, चाहे वो आपका जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से, लाइक हाइड्रोजन हो सकता है या फिर आपके अदर बॉन्ड जैसे वंडरवाल फोर्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो आपकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे बॉन्ड आपके लगते हैं, जैसे वंडरवाल फोर्स हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड हो गया आपका, या फिर आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो वे सब ब्रेक डाउन होने वाले हैं, ब्रेक डाउन होंगे, यानी कि ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, ओरिजिनल फॉर्म से अपनी
नेटिव फॉर्म में आएगा, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। बट एक हद तक अगर टेम्परेचर आपका 50 डिग्री तक हो, अगर 50 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तब इसकी जो ये जो आपकी बॉन्ड है इसके अंदर के भी ये बॉन्ड भी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम डीनेचुरेशन और आपका डिग्रेडेशन पढ़ेंगे तब हम उसमें उसे इसे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या बताया गया है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी जो ये प्रोटीन, हमने ये वाली प्रोटीन रखी है, इसके अंदर मोशन आएगा, इसके अंदर गति आएगी। तो यानी कि गति कब आ रही है, जब इसके बॉन्ड आपस में टूट रहे हैं, जब इसके बॉन्ड क्या हो रहा है, आपस में टूट रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना इंक्रीज द, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार से मूवमेंट इसकी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी पर आपका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। देखो पहले ये अंदर था, ठीक है, पहले ये अंदर था, तो पहले ये कितने से बाइंड कर सकता है, ये बाहर सर, देखो यहाँ पर देखो ये अपनी केवल और केवल सरफेस, जो इसके सरफेस में थे, ये सरफेस में थे, ये इन्हीं से तो बाइंड कर सकता था, इन्हीं से तो बाइंड कर सकता था, यानी कि सोल्यूबिलिटी पहले कम थी, सोल्यूबिलिटी कम थी। जैसे ही हमने इसे हीट दी तो इसने जो है अपनी नेटिव फॉर्म में आ गया, यानी कि खुल गया। अब ये जो है जहाँ पर पहले अगर 10 जनों से अपना मतलब बॉन्डिंग कर रहा था, वहीं पर अब ये 100 जनों से बॉन्डिंग करेगा, ये 100 जनों से बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसका प्रत्येक जो चार्ज है वो सेपरेट मतलब अलग हो गया है। अब जो है चार्ज किसी दूसरे से जा करके सोल्यूबिलिटी शो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आपको आई होगी। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा, पहले हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर थी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर से वो हमारी कुछ इस प्रकार से आई, फिर हमारी इस प्रकार से वो खुल गई, ठीक है, ओपन हो गई। यहाँ पर जो है आपका मॉलिक्यूल वो केवल कुछ ही जो इसके सरफेस पे है, केवल कुछ से ही बाइंड कर सकता है। बट जब आप यहाँ पर ले आओगे इसको, जब आप खोल दोगे इसको, तो वो आपका कम से कम 10 गुना ज़्यादा बाइंडिंग शो कर सकता है, तब आपका 10 गुना ज़्यादा बाइंडिंग शो कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, बट एक हद तक 50 डिग्री सी तक ही। अगर 50 डिग्री सी या फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो जो प्रोटीन है वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, और जब डिग्रेडेशन हो जाएगी प्रोटीन खत्म, स्वाहा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और। तो अब देख लेते हैं कि साल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, साल्ट कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसी में थोड़ा समझा देता हूँ कि साल्ट इन साल्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। साल्ट इन साल्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल की सहायता से समझा रहा हूँ आपको जल्दी, कि आपके पास NaCl, ठीक है, एक NaCl है, ठीक है, NaCl है। आपको पता होगा नेचर इसकी कैसी होती है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमारे क्या में ली जाएगी, बीकर में, ठीक है ना, बीकर में ली जाएगी। ये इसमें प्रोटीन है, ठीक है, ये इसमें क्या है, प्रोटीन है। तो हम इसे बाहर मतलब दिखा रहा हूँ मैं आपको, सब कुछ अंदर ही होने वाला है। तो पहले क्या काम किया, पहले हमने लिया NaCl की लो कंसंट्रेशन ली हमने इसकी, पहले तो ली लो कंसंट्रेशन। तो जब हम इसकी लो कंसंट्रेशन लेंगे तब क्या होने वाला है, मान लो ये आपकी कोई प्रोटीन थी, अब इस प्रोटीन पे चार्ज कैसा आपका, चार्ज आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। तो हमने क्या सी NaCl का कितनी अमाउंट ली, हमने थोड़ी सी अमाउंट ली, यानी कि लो कंसंट्रेशन ली। अब जब हम NaCl को तोड़ेंगे, जब हम NaCl को ब्रेक करेंगे तो हमारे ये क्या में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। और प्रोटीन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कैसा चार्ज है, कहीं माइनस चार्ज है, कहीं माइनस चार्ज है, कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पर आपका माइनस चार्ज है, कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई भाई। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिएक्शन कर लेगा इस निगेटिव चार्ज से, बट जो आपका निगेटिव चार्ज है वो रिएक्शन कर लेगा इस पॉजिटिव चार्ज से, वो रिएक्शन किससे कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज से। NaCl क्या है, NaCl एक साल्ट है, साल्ट है, यानी कि जितनी NaCl हमने डाली थी वो सारी की सारी NaCl ने बाइंड कर ली, वो सारी की सारी NaCl हमारी यूज में आ चुकी है, यानी कि जितनी भी NaCl हमने डाली वो सब ने बाइंड कर ली, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बताओ, यहाँ पर कोई रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोई रिपल्सन हो रहा है,
रिपल्सन क्या होता है, रिपल्सन जब होता है जब अगर आपके माइनस माइनस चार्ज कंबाइन करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई माइनस माइनस चार्ज कंबाइन नहीं कर रहा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिल रहे कंबाइन कर रहे हैं। और कब होगा हमारा रिपल्सन, जब हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमारा कंबाइन करे। तो हमारा बताओ यहाँ पर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमारा कोई सा कंबाइन कर रहा है, अभी तक कोई सा नहीं कर कंबाइन कर रहा। NaCl ने हमारा जितने भी जो NaCl के जो सॉरी Na के पास Na पॉजिटिव के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने रिएक्शन की निगेटिव चार्ज से, जबकि जो हमारा Cl है वो हमारा निगेटिव है, इसने रिएक्शन कर ली पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग आपकी कैसी हुई, बाइंडिंग आपकी सारी की सारी बाइंडिंग हो गई। तो इस कंडीशन को बोल देते हैं आपका साल्टिंग इन, ठीक है। अब देखो इसको बोल दिया हमने साल्टिंग इन, साल्टिंग इन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप ही बताओ रिपल्सन हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ। सोल्यूबिलिटी हुई, सोल्यूबिलिटी हाँ भाई सोल्यूबिलिटी हमारी हो गई, ठीक है ना। तो ये समझ में आई लो कंसंट्रेशन, जब हमने कोई भी लो कंसंट्रेशन की साल्ट ली, साल्ट NaCl नहीं कुछ और भी हो सकता है, जैसे CaCO2 हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, NH4SO2 का होल 4 हो सकता है, ठीक है ना। तो साल्ट हमारा कोई सा भी हो सकता है। तो ये थी कंडीशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हमारी साल्ट इन होती, साल्ट क्या होती, इन होती, क्योंकि हमारी सारी साल्ट ने हमारा बाइंड बना लिया। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं साल्ट आउट, जिसको क्या बोलते हैं साल्ट आउट। तो देखो अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में जब हम NaCl, ठीक है, क्या करते हैं NaCl की हाई कंसंट्रेशन लेंगे। कैसी कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। इस बात को याद रखना आप कि जब हम इसकी हाई कंसंट्रेशन लेंगे, मान लो हमने जो पहले लिया था 0.5 मोलर का, ठीक है, बट इस समय हम क्या लेने वाले हैं 1 से लेकर के 2 मोलर का सॉल्यूशन, 1 से लेकर के 2 मोलर का सॉल्ट, ठीक है ना। तो अब हमने ले ली हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में ले ली। जब हम इसको अप्लाई करेंगे, अब देखो क्या था कि हमारा एक बीकर रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है, इसमें है हमारी प्रोटीन, इसमें क्या है हमारी प्रोटीन रखी हुई है, और यो किस में डिजोल्व है, यो है हमारी वाटर में डिजोल्व, यो हमारी वाटर में डिजोल्व है। अब एक बात यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले जो सॉल्ट होता है, जो सबसे पहला सॉल्ट होता है वो किससे रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्शन करेगा आपका प्रोटीन से। सॉल्ट सबसे पहले किससे रिएक्शन करेगा, प्रोटीन से, ठीक है ना। बट सॉल्ट जो है फिर रिएक्शन किससे करेगा, सॉल्ट फिर रिएक्शन करेगा आपका H2O से, यानी कि वाटर से। तो सबसे पहले जो सॉल्ट रिएक्शन करने वाला है वो करने वाला है प्रोटीन से, फिर करेगा वो इस वाटर से रिएक्शन, फिर करेगा इस वाटर से रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई कि मान लो अगर हमने NaCl डाला तो NaCl सबसे पहले प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर करेगा आपका H2O के साथ। आपको मैंने बताया है पिछले डायग्राम में कि जो आपका जो ये पॉलीपेप्टाइड चैन है इस पर कैसे चार्ज होने वाले हैं आपके, कहीं पर निगेटिव चार्ज होने वाले, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होने वाले, क्योंकि अमाइनो एसिड आपके एसिडिक भी होते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड भी आपके होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ कि Na का जो पॉजिटिव चार्ज था, Na का पॉजिटिव चार्ज और CaCl का पॉजिटिव चार्ज ने आकर के इस प्रोटीन से सबसे पहला बाइंडिंग करी, इस प्रोटीन से सबसे पहले बाइंडिंग करी। अब हमारे पास NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो साल्ट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो पूरी की पूरी प्रोटीन, ये जो पूरी की पूरी प्रोटीन थी ये सब जगह बॉन्ड बना चुकी है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोटीन हमारी जो सारी जगह बॉन्डिंग कर चुकी है। अब बारी आती है H2O की। आपको पता होगा जब हम H2O को तोड़ते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, एक मिलता है हाइड्रोजन प्लस आयन और एक मिलता है OH निगेटिव आयन, एक मिलता है OH निगेटिव आयन। तो देखो अब क्या हमारे पास NaCl अभी भी बचा हुआ, अभी भी पूरा का पूरा NaCl यूज नहीं हुआ, बट हमारी जो प्रोटीन है उसने सभी जगह बाइंडिंग कर ली है। तो अब क्या हुआ कि NaCl तो हमारा फिर ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि वाटर में घुल करके NaCl घुल जाता है। वाटर में आप देखते होंगे वाटर के अंदर जो नमक होते हैं बहुत आसानी से घुल जाती है, ठीक है ना। तो हमारे इस जो सॉल्यूशन में इसमें हमारा Na+ पड़ा हुआ है एक जगह NaCl नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो देखो NaCl अब क्या करेगा, जो आपका जो Cl होगा वो इस H हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वो बना लेगा आपका HCl। क्या बना लेगा, HCl। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो NaOH है, NaOH इस नेगेटिव चार्ज, इसके पास OH के पास नेगेटिव चार्ज है, जबकि आपका Na के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज से मिल करके NaOH बना देगा। क्या बना देगा, NaOH, ठीक है ना, NaOH बना दे, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ के अंदर इस पोर्ट के अंदर, इस बीकर के अंदर जितने भी आपके वोटर थे, तो अब इस NaCl ने सबसे रिएक्शन कर ली, यानी कि जो NaCl है उसने इस प्रोटीन से भी रिएक्शन कर ली, और जितने अमाउंट में यहाँ पर हमारा H2O था, फ्री फॉर्म में, ठीक है ना, तो उससे भी रिएक्शन कर ली किसने, इस NaCl से। बट अब भी हमारा NaCl बच गया, क्यों? क्योंकि हमने हाई कंसंट्रेशन में NaCl लिया था। हमने कैसी कंसंट्रेशन में लिया था? हाई कंसंट्रेशन में NaCl लिया था। तो अब NaCl क्या करेगा? अब NaCl एक काम करेगा कि देखो, जो आपकी जो इसमें प्रोटीन पड़ी हुई थी ना, मान लो ये आपकी पहले इस पर निगेटिव चार्ज था, ये तो पॉजिटिव चार्ज ना के, यानी कि आपका सोडियम ना के यहाँ पर बाइंड कर लिया, बट इन्वायरमेंट में यानी कि सॉल्यूशन में हमारे अभी भी NaCl बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे NaCl अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो NaCl अब दोबारा आएगा, अब इस सोडियम पे Cl आकर के, यानी कि निगेटिव चार्ज आकर दोबारा से इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि अभी हमारे प्रेजेंट है, और जब तक पॉजिटिव निगेटिव मिल ना जाए तब तक वो इसी प्रकार से मोशन करते रहेंगे। तो इसलिए अपने स्थिरता को बनाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज से आकर के Cl जो है रिएक्शन कर लेगा, यानी कि दोबारा से। अब देखो, दो बार से, एक बार तो प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज था ही पहले से, तो पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि सोडियम आया, तो सोडियम आकर इसने कंफर्म कर लिया, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है कि अभी भी हमारा NaCl था, तो Cl जो हमारा बचा हुआ था, Cl ने आकर के यहाँ पर रिएक्शन दोबारा से कर ली, इसी प्रकार से अगर हमारे प्रोटीन पर चार्ज था पहले से, जो चार्ज था, तो वहाँ पर Cl आकर के जुड़े, यानी कि निगेटिव चार्ज आकर के जुड़ा। जब हमारा निगेटिव चार्ज आकर के जुड़ा, तो देखो अब दोबारा से हमें पता है NaCl में हमारा जो है अभी और भी NaCl बचे हुए हैं, तो यहाँ पर दोबारा से हमारा आकर जुड़ जाएगा सोडियम, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी थी, दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेंगे, यहाँ से ये NaCl हट जाएगा, NaCl आपस में अब Na प्लस Cl बन गया, तो NaCl जो बना था, जो मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग थी, तो बॉन्डिंग वो हट गई, और दोबारा से हमारा NaCl बन गया, तो दोबारा से हमारा क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है ना। जब हमारा NaCl बन गया, लेकिन वाटर के साथ तो अभी भी हमारा सबसे पहले रिएक्शन NaCl ने किससे की, प्रोटीन से, बाद में किससे की, जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम थे ना, ठीक है ना, ये चाहे तो हाइड्रोक्सिल हो या फिर हाइड्रोजन एटम हो, तो फिर अभी इनसे रिएक्शन की, ठीक है ना। तो देखो अब दोबारा से समझो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। चलो मैं अब थोड़ा आराम से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा तेज़ मैं बोल रहा हूँ तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो मैं आपको आराम से बताने की कोशिश करता हूँ, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब मेरा थोड़ा टाइम लग जाएगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो कंडीशन सेकंड में हमारा क्या हुआ, कंडीशन सेकंड में हमारी ये हुई कि जो हमारे पास NaCl, आपके हमने जो NaCl लिया, NaCl हमने कैसे लिया, हाई कंसंट्रेशन वाला NaCl लिया, ठीक है ना। अब जब हमने हाई कंसंट्रेशन वाला NaCl लिया, तो हमारे एक बीकर में क्या है, प्रोटीन मौजूद है, ये हमारे बीकर में प्रोटीन मौजूद है, और ये किस में डिजोल्व है, वाटर में डिजोल्व है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भैया? जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे भी आपके समझ में आने वाला है। तो अब जब हम इसमें NaCl ऐड करेंगे, तो NaCl की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या में टूटने वाला है, पहला तो Na यानी कि सोडियम में टूटेगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि आपका Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सही है। अब देखो ये जो NaCl टूटा है, ये सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा वो करेगा प्रोटीन के साथ, यानी कि सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करेगा, प्रोटीन के साथ, ठीक है। इतनी बात भी पता चल गई। इसके बाद रिएक्शन किससे करेगा ये, इसके बाद करेगा जो इसके अंदर वाटर है, उससे जाकर के रिएक्शन करने वाला है ये NaCl। इतनी बात भी पता चल गई। तो जैसे ही हमने इसमें ऐड किया, तो आपको पता है पेप्टाइड के अंदर कौन कौन से चार्ज, हमारे नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हम इसे यहाँ पर खोल लेते हैं। अभी इसे हमने यहाँ पर मान लो ये खोल करके बना लिया, तो हमें पता है हमारे इस पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है और हमारे पॉजिटिव चार्ज भी हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात पता लगी। तो देखो ये जो निगेटिव है यहाँ पर तो आकर के जुड़ जाएगा सोडियम, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा सोडियम, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। जबकि जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आकर के जुड़ेगा आपका कैल्शियम, यहाँ पर आकर के क्या जुड़ रहा है आपका कैल्शियम, क्योंकि ये पॉजिटिव, कैल्शियम के पास कैसा चार्ज, निगेटिव, ठीक है ना। तो आपस में कंबाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद NaCl अभी भी हमारा बच गया,
NaCl अभी भी हमारा बच गया क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन में था। तो फिर NaCl ने इस वाटर के साथ रिएक्शन की। अब ऐसा हुआ कि इस वाटर, जब हम वाटर को तोड़ेंगे, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, जब हम वाटर को तोड़ते हैं तो हमें पता है एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनता है और एक बनता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन आयन हमारा पॉजिटिव होता है और जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात पता लग गई। तो देखो अब इस जो हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव है इससे तो आकर के जुड़ेगा Cl, इससे क्या आकर के जुड़ेगा Cl। ठीक है, जबकि जो हमारा OH है इससे आकर के जुड़ेगा हमारा सोडियम। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज जो है दोनों पर डिफरेंट है। चार्ज कैसा डिफरेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर आपका निगेटिव चार्ज है। ये बना लेगा आपका HCl, ये क्या बना लेगा आपका HCl, और ये क्या बना लेगा आपका, ये बना लेगा NaOH, ये बना लेगा आपका NaOH। ठीक है ना, ये बना लेगा NaOH। तो अब मुझे बताओ, जो बीकर में पानी भरा हुआ था, जो बीकर में पानी भरा हुआ था, तो क्या अब वो पानी रह गया होगा? क्या वो पानी रह गया होगा? तो इसका मतलब है कि पानी नहीं रहा। अब वो पानी जो हमारा वाटर था वो चेंज हो गया HCl में और NaOH में, HCl में और NaOH में चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो जब इतनी बात समझ में आई तो देखो अब इस जो हमने ये प्रोटीन अंदर की जो रखी थी, ये प्रोटीन रखी थी, तो आपको पता होगा जैसे कि मान लो ये अगर प्रोटीन है तो जो इसकी सरफेस होती है, जो इसकी सरफेस होती है, सरफेस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। सरफेस कैसी होती है, सरफेस पे हमारा होता है चार्ज, यानी कि ये होती है हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की, ये होती है हाइड्रोफिलिक नेचर की। ठीक है ना, अब ये हाइड्रोफिलिक नेचर की ये मतलब ऐसी क्यों थी, क्योंकि वाटर में डिजोल्व थी। बट अब जो हमारे पास जो बीकर था, अब उसमें से वाटर ही गायब हो गया। जब हमारा वाटर गायब हो गया तो इसका जो हमारे कोर में जो अमाइनो एसिड थे, जो कि कैसे थे नेचर में, हाइड्रोफोबिक नेचर के थे। कैसे थे नेचर में, हाइड्रोफोबिक नेचर के थे। वो अब बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर आने स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। वाटर मतलब जो हमारा अमाइनो एसिड थे, जो भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड थे, वो बाहर आने स्टार्ट हो गए। दो बात हो गई। अब देखो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि NaCl हमारा अभी भी प्रेजेंट है। NaCl मीडियम में हमारा अभी भी प्रेजेंट है क्योंकि हमने हाई कंसंट्रेशन में ले रखा था। ठीक है ना, तो देखो अब ये NaCl क्या काम करेगा, NaCl अब इस Na सोडियम है, इससे आकर के दोबारा ज्वाइंट होगा क्लोराइड, इससे दोबारा आकर के ज्वाइंट होगा क्लोराइड, और इस Cl से दोबारा आकर के ज्वाइंट होने वाला है आपका Na, इससे आकर के ज्वाइन होने वाला Na। ठीक है ना, Na पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि अब इस प्रोटीन के अंदर से NaCl ने दोबारा से रिएक्शन कर ली, और इस यहाँ पर भी NaCl ने दोबारा से रिएक्शन कर ली। यानी कि जो साल्ट पहले इस प्रोटीन के अंदर ज्वाइंट होता, जो इन हो रहा था, जो आ रहा था, वो अब आउट हो जाएगा। यानी कि ये NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये NaCl क्या होगा, ये NaCl यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि NaCl बाहर क्यों निकला, क्योंकि हमारे पास NaCl ज़्यादा मात्रा में। ठीक है ना, सबसे पहले प्रोटीन से रिएक्शन करी, फिर हमारी वाटर से रिएक्शन करी। ठीक है ना, तो हमारे पास फिर भी NaCl बच गया, तो सोडियम ने फिर क्लोराइड से कर ली, और फिर सोडियम ने अपना क्लोराइड से करके बाहर निकल गया। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं साल्ट आउट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट आउट। ठीक है, साल्ट आउट। आई थिंक अब आपकी साल्ट आउट जो है रिएक्शन समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोफोबिक बाहर आए थे, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बाहर आए थे, उनका केस क्या है कि वे हेल्प करते हैं, जो हमारा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। तो वे मतलब कोई भी अपना ना तो जब चार्ज ही नहीं होएगा तो किसी भी चीज़ से अटैच होने वाले नहीं है, तो वे बाहर आओ या फिर अंदर रहो तो उनसे तो कोई मतलब है होने वाला नहीं है। यहाँ पर सीधा सा मतलब ये था कि आपका जो है साल्ट आउट हो रहा है, यानी कि पहला साल्ट इन होता, साल्ट इन के बाद आपका साल्ट आउट हुआ। ठीक है ना, साल्ट पहला इन हुआ, उसके बाद आपका आउट हुआ। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि हाइड्रोफोबिक, अब जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड भी आपके बाहर आ गए, तो इस सारे के सारे प्रोसेस को बोलते हैं साल्ट आउट। ठीक है ना। अब भाई अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं दोबारा से वीडियो आपकी बना दूंगा। ठीक है ना। तो देखो अब इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। कुछ रह गया है इसमें, कुछ क्या रहा, अब इसमें एक बात बताओ, इसमें
क्या रिपल्सन हुआ, इसमें रिपल्सन हुआ, तो हाँ इसमें रिपल्सन हुआ। रिपल्सन क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, NaCl बाहर निकल गया, अब NaCl बाहर निकल गया, यानी कि देखो ये निगेटिव और अब ये जो प्रोटीन के पास निगेटिव था, जो प्रोटीन के पास निगेटिव था, अब इन दोनों में रिपल्सन होगा, इसलिए यह बाहर निकल रहा है। सोडियम के पास पॉजिटिव था, इस जो प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सोडियम और इस पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, तो यानी कि यहाँ पर रिपल्सन होता है, तो यहाँ पर रिपल्सन होता है। इसी वजह से NaCl जो है अपना बाहर निकल जाता है, साल्ट आउट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बता देना अगर इतनी बात समझ में आई है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बताओ, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी हमारी कैसे होने वाली, घटने वाली है, सोल्यूबिलिटी घटने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात और बताओ, प्रेसिपिटेशन घटेगा या बढ़ेगा, तो प्रेसिपिटेशन हमारा अगर सोल्यूबिलिटी घट रही है तो प्रेसिपिटेशन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, अब देख लेते हैं कि सोल्यूबिलिटी एंड साल्ट कंसंट्रेशन। तो देखो अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमारी सोल्यूबिलिटी एंड साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, तो देखो जो आता है हमारा पहला पॉइंट समझो कि सोल्यूबिलिटी एट लो आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ साल्ट कंसंट्रेशन। मतलब कि जब हमारी लो आयनिक स्ट्रेंथ थी, जब हमने NaCl को जब हमने कंसंट्रेशन इसकी लो थी, जब इसकी कंसंट्रेशन लो थी तो क्या होता, हमारी सोल्यूबिलिटी जो थी वो हमारी बढ़ रही थी। सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, हमारी बढ़ रही थी। सेम वही लिखा हुआ है, देखो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया था साल्ट इन का, ठीक है ना। तो ये कैसा है आपका साल्ट इन का, कि सोल्यूबिलिटी एट लो आयनिक स्ट्रेंथ, यानी जब आपका NaCl की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है तो सोल्यूबिलिटी आपकी बढ़ती है विद द साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पेयरिंग ऑफ साल्ट आयन विथ चार्ज ग्रुप ऑफ द प्रोटीन शील्ड इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये अब जो आपकी जो प्रोटीन थी, ये प्रोटीन थी, ठीक है, इस प्रोटीन पर कैसा चार्ज था हमारा, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर के चल रहा हूँ। तो अब इस पर साल्ट जब हमने दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत सही बात हो गया। तो एक प्रकार से शील्डिंग होगी, एक प्रकार से क्या होगी, शील्ड होगी, ठीक है ना, कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद जब हमारा NaCl की हाई कंसंट्रेशन रही, जब हमारी हाई कंसंट्रेशन रही तो इस पर दोबारा से हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब इस नेगेटिव और जो प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला आपका रिपल्सन होने वाला है। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट देखो कि प्रेसिपिटेशन टेंड टू बी इरिवर्सिबल सजेस्टिंग दैट द प्रोटीन इज डेनेचर। मैंने आपको बताया था अगर एक बार प्रेसिपिटेशन हो गया तो आपकी जो प्रोटीन है वो किसी काम की नहीं है, ढिल्ले काम की नहीं है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 देखो कि सोल्यूबिलिटी एट द हाई आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विद द साल्ट कंसंट्रेशन। यानी कि जब आपका NaCl हाई अमाउंट में होगा, जब कंसंट्रेशन कैसी होगी, कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में है तो आपका साल्ट आउट का जो साल्ट आउट कंडीशन है वो बनने वाली है। तो वहाँ पर सोल्यूबिलिटी कैसी होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। जब साल्ट आउट होगा तो सोल्यूबिलिटी कैसे होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इफेक्ट ऑन प्रोटीन सोल्यूबिलिटी इज प्योरली अंडरस्टूड। ठीक है ना, and probably involve solvation, electrostatics and salting in the salting out phenomena। तो देखो इसमें काफ़ी सारे आपके टर्म आ गई, जैसे सोल्वेशन क्या होता है, तो सोल्वेशन होता है जब प्रोटीन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं सोल्वेशन। आई रिपीटेड कि जब प्रोटीन जो होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, वो आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा प्रोटीन तो उसको बोलेंगे सोल्वेशन। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो चार्ज होता है, जो आपका पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, एक प्रकार से हम करंट में बात कर रहे हैं। इसके बाद साल्ट इन हमने पढ़ लिया है कि साल्ट इन में क्या होने वाला है, सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाली है, सोल्यूबिलिटी बढ़ने वाली है। और साल्ट आउट में क्या होता है कि साल्ट आउट में आपका सोल्यूबिलिटी जो है वो जो सोल्यूबिलिटी घटने वाली है, सोल्यूबिलिटी घटने वाली है किसमें, साल्ट आउट में। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव पड़ता है साल्ट ऑन प्रोटीन सोल्युबिलिटी, अपने आप पढ़ लेना, कोई इसमें हार्ड बात नहीं है। जो साल्ट इन साल्ट आउट का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे मिलता है, क्योंकि देखो जो आपका डायग्राम होता है वो जरूरी होता है। तो जब हम साल्ट इन करते हैं तो सोल्यूबिलिटी, बताओ सोल्यूबिलिटी हमारी कैसी होती है, इंक्रीज होती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। बट हमने जब सॉल्टिंग आउट करा तो हमारी सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डायग्राम याद रखना कि हम जब सॉल्ट इन करते हैं तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। बट हम जब सॉल्ट, एक कंडीशन देखो, अब ये कंडीशन जो आ गई है स्टैटिक्स, यानी कि हमारी रुकी हुई कंडीशन आ गई, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। बट हमारे पास जब साल्ट ज़्यादा था तो हमें कंडीशन देखने को मिली कि भाई हमारा साल्ट आउट हो गया, यानी कि सोल्युबिलिटी घट गई। क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपकी एस एक्सिस है, वाई एक्सिस पर आपकी सोल्युबिलिटी रखी हुई है। तो सोल्युबिलिटी कब बढ़ रही थी, जब आपका साल्ट इन हो रहा था। सोल्युबिलिटी कब बढ़ रही थी आपकी, जब आपका साल्ट इन हो रहा था। बट सोल्युबिलिटी आपकी कब घट रही है, जब सॉल्ट आउट हो रहा है। सॉल्ट इन सॉल्ट आउट, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट ऑन जो आपके कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब बस बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जल्दी पढ़ा रहा हूँ मगर जल्दबाजी से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। एक एक बात समझा रहा हूँ आपको, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा इसी चक्कर में, ठीक है। कोई इतनी जल्दबाजी में नहीं पढ़ाते, ओनली 6 से 7 मिनट का लेक्चर होता है ये। बट देखो आपके कितनी सारा बेसिक कवर करवाया। यहाँ पर आपके साल्ट इन साल्ट आउट का कंडीशन था कि जब आपका साल्ट इन होगा, देखो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो कि वही बात है कि हमने क्लोराइड, पहले तो हमने लो कंसनट्रेशन लिया तो वहाँ पर हमारे साल्ट इन की कंडीशन आती और सोल्यूबिलिटी हमारी कैसी होती, इंक्रीज होती। बट जब हमने हाई कंसंट्रेशन लिया तो साल्ट आउट हो गया। साल्ट आउट हुआ तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई यानी कि हमारी पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन कैसा होने वाला है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होने वाला है। प्रेसिपिटेशन कैसा होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। बट जब हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पीपीटी हमारा कैसा होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। पीपीटी हमारा डिक्रीज होने वाला है। एक्चुअली जब मुझे मेरे टीचर ने ये पढ़ाया था मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, फिर मैंने दोबारा पढ़ा तब भी समझ में नहीं आया, 4-5 बार पढ़ के इसे अपने आप समझा था, ठीक है ना। तो क्योंकि कोई इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, बट ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैंने अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड डायग्राम देखे हैं, इससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट देखे हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो साल्ट इन साल्ट आउट आपका हो चुका है, ठीक है ना। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, साल्ट आउट साल्ट इन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, 4 पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सोल्युबिलिटी है वो जो भी आपका सॉल्वेंट का नेचर है उस पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट में आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, सॉल्वेंट में आपका अल्कोहल हो सकता है, सॉल्वेंट में आपका फिनॉल हो सकता है, सॉल्वेंट में आपका वाटर हो सकता है, तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो सोल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, आपको एग्जाम में देकर के पूछा जाता है कि सोल्युबिलिटी बताइए सोल्यूट पर डिपेंड करती है या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करती है या फिर आपका सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। तो जो सोल्युबिलिटी होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, वो भी लार्जली, ठीक है ना। लार्जली डिपेंड किस पर करती है, सॉल्वेंट पर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद फैक्टर लाइक सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, सॉल्वेंट पोलरिटी और टेम्परेचर लार्जली डिटरमाइंड बाई सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो किस किस पे है, टेम्परेचर हम देख चुके हैं किस प्रकार से। टेम्परेचर में एक्चुअली मैं आपको एक ग्राफ बताना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो टेम्परेचर में क्या था कि जैसे जैसे हम आपका इधर अगर मैं सोल्यूबिलिटी लेकर के चलूँ, इधर मैं सोल्यूबिलिटी लेकर के चलूँ, तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे,
यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका मान लो टेम्परेचर, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर ये आपका 4, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, बट एक हद तक ये सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। यानी जब आपका टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट 50 डिग्री पहुंच जाएगा, जब आपका टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाएगा, ये तब तक ही सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद ये थोड़ी सी देर सैचुरेट होगा, थोड़ी देर सैचुरेट होगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। बट जैसे ही हमने इसे 100 डिग्री कर दिया, हमने इस टेम्परेचर को 100 डिग्री कर दिया या फिर इससे ऊपर कर दिया, तो प्रोटीन हमारी खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी वाला केस, ठीक है ना। तो टाटा बाय बाय खत्म। इसका मैं ओरिजिनल डायग्राम बना दूं आपको, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ये, ठीक है ना, ये बनने वाला है। इधर मैं लिख देता हूँ सोल्यूबिलिटी और इधर है आपका टेम्परेचर। इधर क्या है, टेम्परेचर, ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 50 डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 100 डिग्री, ठीक है ना। तो इधर क्या है, इधर है ये नीचे है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हो टेम्परेचर के लिए। वैसे मैंने टेम्परेचर का डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है ना, स्लाइड में, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो 2 पॉइंट होगा हमारे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ लाइसोजाइम वाज फाउंड टू बी वेरी हाई इन द स्ट्रॉन्गली पोलर। जो लाइसोजाइम होता है, आपको पता है लाइसोजाइम क्या काम करता है, प्रोटीन को डिग्रेडेशन करता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ेगा मोड़ेगा बाहर, यानी कि सेल से बाहर पहुँचाता है। अगर हमारे जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, उसमें कोई अगर गलत प्रोटीन बन गई तो उसके लिए कौन कार्य करेगा, फिर हमारा लाइसोजाइम काम करेगा। अब लाइसोजाइम वाज फाउंड टू बी वेरी हाई इन द स्ट्रॉन्गली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर्मिंग एसिड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना कि लाइसोजाइम के अंदर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट भरे हुए होते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल भी होता है एंड DMSO भी होता है। और ये सारे के सारे कैसे हैं, जो प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हो, यानी कि प्रोटीन की जो सोल्यूबिलिटी है उस पर इफेक्ट डालते हो, ठीक है ना। तो हम इसे आगे बात वैसे करने वाले हैं, DMSO के बारे में भी बात करेंगे, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे, मरकैप्टो इथेनॉल की बात करेंगे, ठीक है, मरकैप्टोफिनॉल की बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, अदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रोटीन सोल्यूबिलिटी आर फिजिकल फोर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयन ब्रिज, आयन बाइंडिंग, हाइड्रोजन बाइंडिंग, सोल्वेशन एंड हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज। यानी कि कुछ और फैक्टर होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, सोल्यूबिलिटी को तोड़ते हैं, यानी सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है, आयन ब्रिज हो सकता है, आयन बाइंडिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब कि ये है, अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने वाली है, ठीक है ना, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने वाली है। सोल्वेशन में भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ इफेक्ट मतलब कुछ प्रभाव हुआ तो सोल्यूबिलिटी आपकी डिक्रीज होने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चारों बेसिक पॉइंट थे, चारों बेसिक पॉइंट को मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया। ये जो मैंने यहाँ पर केमिकल लिखे हैं, चाहे DMSO डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, चाहे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड हो, ग्लिसरॉल हो और फॉर्मिक एसिड, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी देख लो, कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि आपको एक प्रोटीन चैन दे दी जाएगी, उसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये कोई चैन दे दी जाएगी, अब इसमें पूछ लेगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होंगे। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कहाँ पर बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं आपके सिस्टीन में। इतनी बात पता चली, नंबर 1 बात, ठीक है ना। ये वैसे एक बार ही क्वेश्चन आ रखा है, बट इजी है, अगर आ गया तो आपको 2 नंबर दे करके चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सिस्टीन में बनते हैं हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें 2 केस आते हैं। एक तो होता है कि रिपीटेशन अलाउ, एग्जाम में आपको देगा, क्वेश्चन में आपको देगा कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। नो रिपीटेशन, ठीक है, नो रिपीटेशन, ठीक है, आपको इतना दे देगा। देखो अब क्या करना है, अब हमें देखना, अगर हमारा कंडीशन आ गई नो रिपीटेशन, तो इससे हम सीधे से कर देंगे n/2, इसका सीधा सा हमारा फॉर्मूला है n/2 का। मतलब अब देखो इसे क्वेश्चन की सहायता से समझो कि मान लो अगर आपको 10
जो है सिस्टीन दे दिए, 10 आपको सिस्टीन दे दिया और पूछ लिए कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, ठीक है ना। 10 सिस्टीन देकर पूछ लिया कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, तो n की वैल्यू हमें 10 दे दी है, तो 10/2 कर देंगे सीधी सी, और हमारे बॉन्ड कितने बनने वाले हैं 5, हमारे बॉन्ड कितने बनने वाले हैं 5, ठीक है ना। तो हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा 5। कब? जब हमारे रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी। रिपीटेशन अलाउ का क्या मतलब है कि ये सिस्टीन आपका केवल एक बार ही बॉन्ड बना सकता है, ये सिस्टीन केवल एक ही बार बॉन्ड बना सकता है, तो इस कंडीशन को आपका क्या बोलते हैं, नो रिपीटेशन, यानी कि नो रिपीटेशन। अब ये सल्फाइड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सल्फाइड, ये दोनों सल्फाइड किसी से बॉन्ड सिस्टीन जो है किसी से बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बट यहाँ पर रिपीटेशन का क्या मतलब है, रिपीटेशन का क्या मतलब है कि देखो अब ये जो सिस्टीन था, ये जो आपका सिस्टीन है, अब ये सिस्टीन इसमें ही समझ लो, कोई बात नहीं। अब ये सिस्टीन ने एक बार तो बॉन्ड बना लिया, बट ये सिस्टीन अब इससे भी बॉन्ड बना सकता है, इससे भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे को किस हिसाब से करेंगे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास वही 10 सिस्टीन है, तो इसको करके बताओ, 10 सिस्टीन है, इसको करके बताओ कि इसमें कितने बॉन्ड होने वाले हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपका आया था, यही क्वेश्चन आपका आया था। तो इसमें सीधा सा हिसाब होता है n माइनस के जितने भी हमारे n माइनस के 10 और कहाँ तक करते हुए चले जाएंगे आप, n माइनस के 9 करो, n माइनस के 9 करो, फिर उसके बाद n माइनस के, इसे हम कहाँ तक लेके चले जाएंगे, देखो मैं इसको 8 लिख रहा हूँ, कोई नहीं 8 लिख रहा हूँ, फिर इसको हम कहाँ तक लेकर के चले जाएंगे, जब तक हम इसे n माइनस के 0 ना कर दें, ठीक है, n माइनस के 0 ना कर दें, ठीक है, या फिर n माइनस के 1 ना कर दें, ठीक है। तो आप 0 में तो भूल जाओगे, आप 1 याद रखना, यानी कि हमें एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे में चलना है, ठीक है ना। और इससे भी अच्छा एक वो बता देता हूँ मैं आपको कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे सीधा सा आपको कैसे करना है कि मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 10 सिस्टीन थे, आपके 10 सिस्टीन थे, और जो आपकी रिपीटेशन थी वो अलाउ थी, ठीक है। रिपीटेशन कैसी थी आपकी, अलाउ थी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपीटेशन अलाउ होने वाली। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो जो भी आपको दिया होगा, जैसे 10 दिया है या फिर 20 दिया है, 50 दिया है, सीधी सी बात है, उसको ऐसा करो 10 दिया है तो जोड़ना स्टार्ट कर दो, 9 + 8, यानी कि 1 माइनस करके फिर उसके बाद के जितने भी आपके आएंगे, यानी कि ये यहाँ पर लिखो आप 7, और इसे कहाँ तक जोड़ना है, जब तक आपका प्लस लास्ट में बन ना जाए, ठीक है ना। तो जो आपका आने वाला है, जो इसका आंसर आने वाला है, वही आपके उतने ही आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने वाले हैं। मान लो अगर ये 50 दे देता है कि बताइए आपके 50 सिस्टीन बॉन्ड है, 50 सिस्टीन बॉन्ड है, तो अब किसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि हम लिखते 49 प्लस के आपके 48, और हम इसको कब तक जोड़ते हैं, जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। बट घबराना नहीं है, कभी भी आपको 50 नहीं देगा, 10 से फालतू कभी नहीं देता, ठीक है ना। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में भी आपको केवल 6 ही दे रखे थे, 6 ही दे रखे थे, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल फॉर्म है जो मैंने आपको बताया है, ये सिंपल फॉर्म है जो मैंने आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की है। अगर आई होप इस बार आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा है, क्योंकि जहाँ पर आपके रिपीटेशन अगर अलाउ है तो वहाँ पर जितना भी आपको सिस्टीन दिया गया होगा उससे एक कम करके सब कुछ जोड़ दो, एक कम करके सब कुछ जोड़ दो, वही उतने ही आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे। बट अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ होगी तो सीधा सा फार्मूला लगाना है n/2, यानी कि जितने सिस्टीन होंगे, मान लो हमारे पास 50 सिस्टीन थे, तो यहाँ पर अगर हमारी रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो n/2 कर देंगे, यानी कि 50/2 कर देंगे, तो हमारे बॉन्ड कितने बनने वाले हैं, 25 बॉन्ड बनने वाले हैं। आई होप गाइज अब ये प्रोटीन सोल्यूबिलिटी आपकी समझ में आई होगी। प्रोटीन सोल्यूबिलिटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, केवल आपका टेम्परेचर का ग्राफ देख लेना, आप देख लेना कि आपका पीएच का ग्राफ कैसा आ रहा है, साल्ट इन साल्ट आउट क्या होता है, और आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इतना नहीं पूछा जाता। तो ये 3 ही फैक्टर आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, टेम्परेचर का, पीएच का एंड साल्ट इन साल्ट आउट का। तो प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है आपका या तो प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग। तब तक के लिए गाइज टाटा एंड बाय बाय।